Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is our third lecture and it is actually continuity of our last lecture. जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें हमने वाटर रिलेशंस के बारे में पढ़ा था और उसी को हम आज के लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम वाटर रिलेशंस हमने पढ़े थे कि प्लांट सेल्स के अंदर डिफरेंट जो वाटर की वजह से डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, जब प्लांट सेल के इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट के साथ जो वाटर रिलेशंस होते हैं उनको हमने स्टडी किया था। जो सबसे पहले हमने स्टडी किया था दैट वाज वाटर पोटेंशियल। एंड इफ़ यू रिमेंबर, वाटर पोटेंशियल जो था वो एक्चुअली कम्बिनेशन था दो कंपोनेंट्स का, दैट इज़ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक्चुअली सोल्यूट्स की वजह से होता है जो सेल के इनर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। एंड प्रेशर पोटेंशियल इज़ एक्चुअली अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच एक्चुअली क्रिएट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट था मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली था सॉलिड किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर से जो एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर को, उसकी वजह से। ये सोल्यूट्स तो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, लेकिन वो एक्चुअली वाटर के साथ मिक्सड होते हैं, साइटोप्लाज्म के साथ मिक्सड होते हैं, तो वो सॉलिड सरफेस नहीं रहती। सॉलिड सरफेस की एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं कि जो प्लांट न्यू सीड हम जब सो करते हैं सॉइल के अंदर, और वो सीड जब सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो वाटर एब्जॉर्ब करता है एट दैट टाइम, उसको हम जब मेजर करेंगे तो दैट इज़ नोन एज मैट्रिक पोटेंशियल। वो एक बहुत माइनर क्वांटिटी होती है, उसको हम वाटर पोटेंशियल के साथ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है उसकी वो बहुत माइनर होती है, इग्नोरेबल होती है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और नेक्स्ट जो दो हमारे टॉपिक्स रह गए थे इसमें वो थे एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड स्टोमेटर रेगुलेशन। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारे पिछले लेक्चर का। अब हम आज अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स का जो मेन सोर्स है जहाँ से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या वाटर को हासिल करते हैं अपने प्लांट्स के अंदर, अपने प्लांट बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज़ सॉइल। तो सॉइल जो है वो एक्चुअली मेन सोर्स है प्लांट्स के लिए, जहाँ से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या इनटेक करते हैं। अब ऑब्वियसली वो वाटर को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको कोई ना कोई ऑर्गन, कोई सोर्स चाहिए होता है, कोई ऐसा कनेक्शन चाहिए होता है जिसके ज़रिए वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करें। तो उसके लिए उनके जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं वो हैं रूट्स। तो प्लांट्स एक्चुअली रूट्स के ज़रिए वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसमें यूटिलाइज़ कर देते हैं। प्लांट्स के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, स्पेशली इन फोटोसिंथेसिस, उसमें वाटर जो है वो इसेंशियल एलिमेंट है। विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ट्रांसपरेशन है तो ट्रांसपरेशन में भी ऑब्वियसली वाटर इवेपोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द स्मॉल पोर्स विच आर नोन एज स्टोमेटा। तो वाटर जो है वो प्लांट की लाइफ के अंदर एक इसेंशियल कंपोनेंट के तौर पे एक्ट करता है। अब सिर्फ रूट्स जो हैं, अगर वो रूट्स सॉइल के अंदर डेवलप हो रही हैं तो वो वाटर तो एब्जॉर्ब कर रही हैं, लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज़ नहीं हो सकता। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने इन्हीं रूट्स के ऊपर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं जिनको हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। ये रूट हेयर्स एक्चुअली रूट्स की एबिलिटी, वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है उसको इन्हांस कर देती हैं। एज अ रिज़ल्ट मोर वाटर जो है वो सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसलोकेट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अब रूट्स ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, रूट हेयर्स की मदद से भी वाटर एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन वो मैक्सिमम वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया, बट हाउ दे ट्रांसलोकेट दैट वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स? फॉर दैट पर्पज़ there are a special system is present which is known as vascular system, जिसमें xylem vessels जो हैं वो particularly यूज़ हो रही हैं प्लांट्स के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ प्लांट रूट्स। अभी तो हमने एक जनरल ओवरव्यू पढ़ा था कि हम एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर जो है उसके अंदर हम मेन कौन कौन सी उसके पॉइंट्स को कंसर्न करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रूट्स, के रूट्स के मेन फंक्शंस क्या हैं।
रूट्स का जो सबसे पहला फंक्शन है वो है एंकर, कि वो प्लांट को सॉइल के अंदर एंकर करती हैं, उसको फर्मली अटैच रखती हैं सॉइल के अंदर। उसी वजह से एक बड़े बड़े दरख्त भी जो होते हैं वो सॉइल के अंदर एंकर रहते हैं। सो एंकरेज इज़ द मेन पर्पस ऑफ रूट्स। दे आल्सो प्रोवाइड स्टोरेज एरिया। ऑब्वियसली रूट्स आर एक्टिंग एज स्टोरेज। अगर हम अपने प्रीवियस सेमेस्टर के लेक्चर्स आपको याद हों तो उसमें हमने रूट्स की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने राइजोम्स पढ़े थे, बल्ब पढ़े थे, कॉर्न पढ़े थे। वो सारी रूट्स जो हैं वो क्या थी, दे आर एक्चुअली स्टोरेज पर्पसेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स अपनी फूड जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वो उसको स्टोर करते जाते हैं अपनी रूट्स के अंदर, एंड वी आर यूजिंग दैट रूट्स एज फूड। फॉर एग्जांपल बीट, पोटैटो। सो प्लांट्स जो हैं वो एक्चुअली स्टोरेज एरिया भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो प्लांट्स को स्टोरेज एरिया भी प्रोवाइड कर रही हैं, कि जितने भी उनके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं ना ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन सब को स्टोर करने के लिए भी रूट्स को यूटिलाइज किया जाता है। सो रूट्स एक्चुअली प्रोवाइड स्टोरेज एरिया फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। थर्ड फंक्शन इनका ये है कि ये सिर्फ स्टोर ही नहीं करती इन मॉलिक्यूल्स को, ये एक्चुअली पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस और प्रोडक्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड्स। ये डिफरेंट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को और एल्कलॉइड्स की सिंथेसिस को भी इन्हांस करती हैं, टेक पार्ट करती हैं प्लांट्स के अंदर जो इसेंशियल हार्मोन्स चाहिए होते हैं। सपोज दैट हम ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सिन जो है वो इलोंगेशन के तौर के लिए एक्ट करता है, इलोंगेशन फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होता है रूट्स की टिप में और प्लांट के अदर पार्ट्स की टिप्स में। तो जब रूट्स की टिप्स के अंदर वो प्रेजेंट होगा तो वो रूट्स को मज़ीद लेंथी ग्रो करने में हेल्प आउट करेगा। तो हार्मोन वहाँ पे भी मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी, इसके अलावा डिफरेंट एल्कलॉइड्स की प्रोडक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। सो फोर्थ फंक्शन है एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट अपवर्ड टू द स्टेम वर्चुअली ऑल द वाटर एंड मिनरल्स टेक अप बाय प्लांट्स। यानी प्लांट सॉइल से जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है अलॉन्ग विद वाटर, वाटर के साथ, क्योंकि प्लांट तो एक्चुअली वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड दीज मिनरल आयंस एंड एलिमेंट्स आर एक्चुअली डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो वो वाटर के साथ जब प्लांट की रूट्स के ज़रिए प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर रूट्स एक्चुअली इन मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को और इसेंशियल आयंस को अलॉन्ग विद वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये एक्चुअली सिर्फ वाटर की ट्रांसलोकेशन में नहीं बल्कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स और मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स उनको विद द हेल्प ऑफ रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ये उनको भी ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम रूट्स टू द ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज़ हाउ रूट्स आर इफेक्टिंग इन एज एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स, कि हम कह रहे हैं जी रूट्स जो हैं वो एक्चुअल एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स हैं, यही सॉइल से वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स और इसेंशियल आयंस को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो ये किस तरह से इफ़ेक्टिव है? इफ़ेक्टिव इस तरह से हैं कि रूट एक सिंपल ब्रांच नहीं है, एक सिंपल ट्विंग नहीं है, एक सिंपल ऑर्गन नहीं है, बल्कि रूट इज़ एक्चुअली अ कम्प्लेक्स सिस्टम। पूरा एक रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है सॉइल के अंदर और वो पूरा सिस्टम कलेक्टिवली वर्क करता है इन एब्जॉर्बेंस ऑफ वाटर एंड इन डिफरेंट इसेंशियल आयंस, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये इतना एक्सटेंसिव सिस्टम हो जाता है सॉइल के अंदर कि ये सॉइल के अंदर विद इन मीटर्स, इवन ये स्प्रेड होता है डिफरेंट मीटर्स के अंदर, ये स्प्रेड हो जाता है, इतना एक्सटेंसिव होता है। एंड ईच रूट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ और बेयरिंग सम रूट हेयर्स। हर रूट के ऊपर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। एज अ रिज़ल्ट उसका इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी की, अर्ली टाइम्स में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ होती रहीं कि किस तरह से रूट्स जो हैं वो हेल्प आउट करती हैं प्लांट्स को इसेंशियल आयंस, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करने में और वाटर की एब्जॉर्बेंस में। उस पर्पस के लिए बहुत सारे प्लांट्स को डिग किया गया, को सॉइल से निकाला गया और कोशिश ये की गई कि जब हम सॉइल से किसी भी प्लांट को डिग करें तो उसकी रूट्स जो हैं वो ब्रेक ना हो। ऑल्दो ये काम मुश्किल था क्योंकि रूट हेयर्स और रूट्स की जो टिप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, तो वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हैं। तो उसको
पूरी रूट को विदाउट एनी डैमेज बाहर निकालना मुश्किल था, बट आफ्टर वेरी टू मच एक्सपेरिमेंट्स उसको एक प्लांट को बड़ी एहतियात से निकाला गया और उसकी रूट की जो डेप्थ थी उसको मेजर किया गया। तो एक्सपेरिमेंट स्टडी से रिजल्ट्स ये मिले कि 14 वीक्स ओल्ड जो एक कॉर्न प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर 6 मीटर्स तक पेनिट्रेट की होती है। यानी सॉइल के अंदर प्लांट जो है सपोज करें कि वो सेंटर में है तो उसके चारों तरफ 6 मीटर्स तक उसकी रूट्स की ब्रांचेस होंगी और नीचे की तरफ सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या उसकी डेप्थ के अंदर इवन 5 मीटर्स तक वो रूट पेनिट्रेट की होती है विद इन द सॉइल। अब इसका एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि प्लांट्स गेट मोर सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स, मोर एसेंशियल आयंस, मोर मिनरल्स। तो सॉइल के अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है। सेकेंड एडवांटेज इसका ये होता है कि हमारी जो सॉइल होती है वो इरोजन से बच जाती है। दिस डायग्राम इज़ एक्चुअली शोइंग कि किस तरह से रूट के अंदर स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे तो आपको ये डायग्राम अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जो सेंटर में ग्रीन पोर्शन है दिस इज़ एक्चुअली स्टील। स्टील क्या है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोएम, प्रोकैम्बियम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। सो एक्चुअली जाइलम, फ्लोएम along with procambium they are known as steel. So in the center there is steel is present और steel actually help out कर रही है। स्टील के अंदर जो जाइलम वेसल्स हैं they actually participate in conduction of water from root to the upper parts of plants. ये जो पर्पल कलर की एक सिंगल लाइन है along with steel, this is पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बिल्कुल साथ येलो कलर में एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से बाहर एपिडर्मिस है, द आउटर मोस्ट लेयर। अब इसमें ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हुए हैं, इसको पढ़ चुके हुए हैं। अगर आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल रिमाइंड करें तो उसके अंदर हमने इसको पूरा स्ट्रक्चर हमने रूट का किया था। सो व्हाट वी एक्चुअली स्टडीड नाउ, इसके अंदर हम रूट्स के अंदर एक तो हम देख रहे हैं कि रूट ग्रो किस तरह से कर रही है, सेकेंडली विच पार्ट ऑफ रूट इज़ एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ साइड पर आपको डिफरेंट इसकी जोन्स नज़र आ रही होंगी। जो सबसे नीचे का रीजन है इसका ये है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इज़ प्रेजेंट इन एपिसिस, वो बिल्कुल टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये हाईली ग्रोइंग सेल्स होते हैं, इनके अंदर कंटिन्यूसली माइटोसिस हो रही होती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस दे डिवाइड एंड रीडिवाइड रैपिडली एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यू सेल्स। सो फर्स्ट रीजन इज बेसल मेरिस्टेम, इट एक्चुअली ड्राइव्स फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स जैसे ही डिवाइड होते हैं और वो डिवाइड होके नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं या नेक्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेसल मेरिस्टेम में। सो दो सेल्स विच आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम आर नोन एज बेसल मेरिस्टेम। ये वो रीजन होता है जहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही होती है। इसके बाद रीजन आ जाता है इलोंगेशन जोन। अब इलोंगेशन जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर आप एरो को फॉलो करें तो ये इतना रीजन है जो इलोंगेशन जोन है। अब इलोंगेशन जोन में क्या हो रहा है कि सेल्स एक्चुअली इलोंगेट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। तो रूट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करने में ये इलोंगेशन जोन का जो एरिया है ये एक्चुअली टेक पार्ट कर रहा है। यहाँ पर सेल्स की लेंथ इंक्रीज़ होगी और लिटिल बिट उनकी गिर्थ भी इंक्रीज़ होगी। लास्ट इज़ डिफ्रेंशिएशन जोन। ये ऐसी जोन होती है जिसमें सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट वास्कुलर बंडल्स। अब सेल्स एक्चुअली स्टार्टेड डिफ्रेंशिएटिंग इन जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि इलोंगेशन जोन के अंदर वो जाइलम और फ्लोएम के अंदर कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, दे आर पार्शली डिफ्रेंशिएटेड, एंड इन डिफ्रेंशिएशन जोन दे आर कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटिंग इन जाइलम एंड फ्लोएम। ये वो जोन होती है जहाँ पर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है
और इस जोन के बाद जैसे ही सेल्स डिफ्रेंशिएशन जोन से अगली स्टेज पे जाते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होती जाती है। कम होने की रीज़न ये होती है कि उसके ऊपर लिग्निन और सुब्रिन की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। लिग्नाइजेशन एंड सुब्रिनाइजेशन, ये दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके नतीजे में सेल्स के ऊपर जब उसकी जो टोनोप्लास्ट है, जो इनर लेयर है उसकी वैक्यूल की, वो सारी कवर होना शुरू हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट फिर वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन कम होती जाती है। जो रूट हेयर्स हैं वो एक्चुअली इलोंगेशन जोन से डेवलप होना शुरू होते हैं। रूट हेयर्स बेसल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम में डेवलप नहीं होते। रूट हेयर्स एक्चुअली स्टार्टेड ग्रोइंग इन इलोंगेशन जोन। रूट्स के अंदर अब डिफरेंट जोन्स होती हैं, हर जोन का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो उसके अकॉर्डिंग अपना वही प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती है और प्लांट के जो फंक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब रूट के अंदर उसकी डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर 3 जोन्स हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन एंड मैचुरेशन जोन। ये तीनों जोन्स जो हैं ये बेस्ड कर रही हैं डेवलपमेंट के, किस तरह से रूट डेवलप हो रही है, उसकी डेवलपमेंटल डिफरेंसेस की बेस पे इसको 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक जोन। ये एपिकल मेरिस्टम से डायरेक्टली बनती है और इसके अंदर डिवीजन कंटिन्यूसली होती है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है, माइटोटिक मीन्स माइटोसिस होती है, इसके अंदर कंटिन्यूसली माइटोसिस होती है। माइटोसिस इज़ एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर कंटिन्यूसली सेल्स जो है वो डिवाइड होते जाते हैं, न्यू सेल्स बनते जाते हैं, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम और एज अ रिज़ल्ट लार्ज नंबर ऑफ न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड और रूट की ग्रोथ होती रहती है वहाँ पे। इस जोन के अंदर वाटर बहुत कम एब्जॉर्ब होता है, इसलिए बहुत कम एब्जॉर्ब होता है क्योंकि वास्कुलर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है कि विच वन इज़ जाइलम एंड विच वन इज़ फ्लोएम। सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, नो एनी सेल इज़ डिफ्रेंशिएटेड इन जाइलम एंड फ्लोएम। सेकेंडली जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत डेंस होता है। अब व्हाट इज़ द प्रोटोप्लाज्म? अगर हम किसी भी सेल की आउटर वॉल, यानी अगर हम प्लांट्स को अब पढ़ रहे हैं तो उसमें सेल वॉल भी इंक्लूड होगी, सो उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को एक्सक्लूड कर दें तो उसके सेल मेम्ब्रेन के इनर का जितना भी रीजन होगा वो सारा प्रोटोप्लाज्म होगा, यानी साइटोप्लाज्म और उसके अंदर एम्बेडेड सारे ऑर्गेनेलिज, दे आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जोन ऑफ मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन जैसे जैसे इलोंगेशन पहले तो होगी, इलोंगेशन में क्या होगा कि सेल्स की लेंथ इंक्रीज़ होगी, जैसे सेल रूट सेल्स की लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे तो वो रीजन जो है वो डिफ्रेंशिएशन जोन बन जाएगा, जिसके अंदर सेल्स वास्कुलर टिश्यूज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे हम सेल्स को। इस जोन के अंदर एक्चुअली रूट हेयर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और ये वो जोन है जिसके ऊपर मैक्सिमम वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है और बहुत ज़्यादा बड़ी स्पीड के साथ जो है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट रूट हेयर्स। सो व्हाट आर रूट हेयर्स? क्योंकि रूट हेयर्स अभी हमने पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से। सो एक्चुअली ये होते क्या हैं? ये एक्चुअली थिन वॉल्ड आउटग्रोथ्स होती हैं, एपिडर्मल आउटग्रोथ्स। एपिडर्मस से ये बाहर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही होती हैं और ये इंक्रीज़ करती हैं एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को, यानी रूट के सरफेस एरिया को, ताकि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हो और सॉइल से लार्ज अमाउंट या लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अलॉन्ग विद डिफरेंट मिनरल्स एंड एसेंशियल आयंस उसको एब्जॉर्ब किया जाए। रूट हेयर्स की लेंथ और उनकी कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ रूट हेयर्स प्रेजेंट होना सिंगल रूट, ये डिफरेंट होती हैं, ये स्पीशीज़ से स्पीशी वेरी करती हैं। हर स्पीशी के अंदर रूट हेयर की लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। जो एवरेज नंबर है दैट इज़ अबाउट 0.1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर। जो लेंथ है रूट हेयर की वो मिनिमम 0.1 मिलीमीटर मेजर की गई है और मैक्सिमम 10 मिलीमीटर है और जो उसका एवरेज डायमीटर है दैट इज़ 10 माइक्रोमीटर।
नेक्स्ट इज सुपरनाइजेशन एंड लिग्निफिकेशन। अब जैसे ही सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, रूट की अगर हम बात करें, रूट की जोन्स की बात करें, सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन उनकी मैचुरेशन जोन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सेल्स डिफ्रेंशिएट होने के बाद मैचुरेशन जोन में जाना शुरू हो जाते हैं, वाटर एब्जॉर्बेंस कम होती जाती है। वाटर एब्जॉर्बेंस कम होने की रीज़न है सुपरिनाइजेशन एंड लिग्निफिकेशन, कि उसके ऊपर लिग्निन और सुब्रिन की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है वास्कुलर सेल्स के ऊपर ना, वास्कुलर एलिमेंट्स के ऊपर, जाइलम और फ्लोएम के ऊपर लिग्निन और सुब्रिन की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट जब वाटर मूवमेंट होती है उसके दरमियान में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो एक्चुअली लिग्निन एंड सुब्रिन जो है ये वाटर एब्जॉर्बेंस में रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं। तो रूट सेल्स जो है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसमें वाटर अपटेक बहुत स्लो हो जाता है। अब वाटर अपटेक तो रूट्स की मदद से हो गया, उसके ऊपर रूट हेयर्स हैं वो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देंगी, एज अ रिजल्ट मैक्सिमम वाटर एंड मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन प्लांट के अंदर अब जाइलम वेसल्स भी प्रेजेंट हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं वाटर को रूट से अपर पार्ट्स तक, लेकिन किस मैकेनिज़्म के ज़रिए, किस मेथड को, किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जाइलम वेसल्स वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं या कंडक्शन करवा रही हैं वाटर की रूट से प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक। प्लांट्स के अंदर बेसिकली 3 मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट वन तो है बल्क फ्लो। बल्क फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स टुगेदर ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि रूट्स के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड है। अब वो वाटर प्योर वाटर नहीं है, इट इज़ हैविंग डिजॉल्व्ड मिनरल्स, आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स इन इट। सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स, आयंस और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो वाटर के अंदर डिजॉल्व थे और रूट ने वाटर को अलोंग विद दोज मिनरल्स एब्जॉर्ब किया है। तो दोज मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर एक्चुअली सोल्यूट्स इन वाटर। वो सोल्यूट्स होंगे तो वाटर उन सोल्यूट्स के साथ प्रेशर ग्रेडियंट के साथ जो है वो मूव करेगा। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? स्लोली मूवमेंट और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और मूवमेंट फ्रॉम एनी पार्टिकल, movement of any particle from its area of high concentration to area of low concentration. So it doesn't need energy, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ये विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस होता है और ये स्लोली कंटिन्यू रहता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते रहते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन की एक ख़ास टाइप पाई जाती है, दैट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ नॉट सिंपली डिफ्यूजन ऑफ particles or ions from high concentration to low concentration. It actually needs to cross a semi-permeable membrane which is also known as plasma membrane or cell membrane. Plants के अंदर अब मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। तो इवन वाटर को अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बैरियर है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। दिस इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट पे चलना पड़ेगा। दिस इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। अब इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आगे परसू कैसे किया जाता है, यानी किस तरह से ऑस्मोसिस होती है, इसमें समटाइम्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव करना, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ता है। तो हाउ इट हैपन्स एंड हाउ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस टू गेट इन, कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और आयंस को किस तरह से अलाउ करती है अपनी उस मेम्ब्रेन से पास आउट होकर सेल के अंदर जाने के लिए या सेल से बाहर आने के लिए। वो कौन से चैनल्स हैं, वहाँ पर कौन से गेट्स प्रेजेंट हैं या कौन से आयंस हैं जो एक्चुअली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वाटर रिलेशंस के अंदर, दैट इज़ स्टोमेटल रेगुलेशन। ये एक्चुअली उसी की कंटिन्यूटी है कि वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वाटर एब्जॉर्ब तो हो गया बट हाउ इट ट्रांसपोर्ट्स, कि वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये उसी को ना हम इसके अंदर ये कंटिन्यूटी है उसी की।
सो स्टोमेटा रेगुलेशन के स्टोमेटा जो है वो किस तरह से उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट होती है। स्टोमेटा ओपन किस तरह से होते हैं, क्लोज किस तरह से होते हैं। अपनी मर्जी से तो नहीं होते ना कि जब मर्जी ओपन हो गए जब मर्जी क्लोज हो गए। देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड क्लॉक जो कि हर प्लांट के अंदर फिक्स्ड होता है कि उसके स्टोमेटा कब ओपन होंगे कब क्लोज होंगे। स्टोमेटा जो है वो डेली बेसिस पर ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, बट देर आर सर्टन कंडीशंस अंडर विच दे ओपन और क्लोज। अब वो कंडीशंस क्या हैं वो सारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर स्टोमेटास। स्टोमेटा क्या है, ये बहुत ही टाइनी अपर्चर्स हैं, मीन बहुत ही टाइनी पोर्स हैं, माइक्रोपोर्स हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। ये मैक्सिमम लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट ये भी कंसीडर किया जाता है कि प्लांट्स के जितने भी एरियल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं अदर देन रूट्स के अंदर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। रूट्स के अलावा प्लांट के जितने भी एरियल पार्ट्स होते हैं उन सब के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटर में इसका पोर होता है, स्टोमेटल पोर। उसके साइड पर दो गार्ड सेल्स होते हैं जो एक्चुअली उस पोर को गार्ड कर रहे होते हैं। जब वो चाहेंगे, जब वो अलाउ करेंगे तभी वो पोर ओपन होगा, अदरवाइज दैट पोर स्टोमेटल पोर रिमेन्स क्लोज्ड। तो वो किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं विच आर नोन एज गार्ड सेल्स, एंड दोज गार्ड सेल्स आर आल्सो नोन एज सब्सिडियरी सेल्स और एक्सेसरी सेल्स। दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये सेंटर में स्टोमेटल पोर है, ये इस वक्त ओपन कंडीशन, इस डायग्राम में स्टोमेटा की ओपन कंडीशन दिखाई गई है। जब ये क्लोज्ड होता है तो ये यहाँ पे पोर प्रेजेंट नहीं होता, ये दोनों सेल्स बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट होते हैं। सो दिस इज एक्चुअली स्टोमेटल पोर। दीज ग्रीन किडनी शेप्ड सेल्स आर गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स और एक्सेसरी सेल्स, ये येलो कलर में। और ये सब्सिडियरी सेल्स फिर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं एपिडर्मस के साथ। सो ये एक्चुअली आउट ग्रोथ्स हैं एपिडर्मस की। एपिडर्मस के इनर साइड पे सब्सिडियरी सेल्स से गार्ड सेल्स एंड देन स्टोमेटल पोर। सो दिस होल स्ट्रक्चर इज कलेक्टिवली नोन एज स्टोमेटा। गार्ड सेल्स, stomatal pore, subsidiary cells and epidermis. So this whole structure is actually known as stomata. Now what is stomata regulation? ये किस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा रेगुलेशन है क्या, तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन कंपोनेंट है वो वाटर है। But water is not present in its pure form. It is containing some solutes which are dissolved in water. तो उन dissolved solutes को along with water स्टोमेटा के ज़रिए, स्टोमेटा को यूज़ करते हुए किस तरह से प्लांट्स की इनर कंडीशंस को मेंटेन करना है। यानी अगर प्लांट्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो स्टोमेटा ओपन होंगे और वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर देंगे बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब जब प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है एंड दे टेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इन दैट सिचुएशन स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लीव्स के अंदर, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस फूड। स्टोमेटा रेगुलेशन के अंदर एक को हम ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ अ बैलेंस्ड ऑफ डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूट प्रेशर अलॉन्ग विद वाटर प्रेशर। स्टोमेटा रेगुलेशन को जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज़ पोटाशियम आयंस। पोटाशियम आयंस आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे एक्चुअली कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब एक्चुअली है रोल ऑफ पोटाशियम आयंस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले हाउ पोटाशियम आयंस हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा को ओपन करने के लिए पोटाशियम आयंस किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। जब गार्ड सेल्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयंस अकोमोडेट हो जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ऑब्वियसली पोटाशियम आयंस आर सोल्यूट्स,
तो ये जब वहाँ पे लार्ज कंसनट्रेशन में कम्युलेट हो जाते हैं तो वहाँ पर एक सोल्यूट पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। उस सोल्यूट पोटेंशियल के रिजल्ट में जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। अब इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि सोल्यूट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो वाटर है वो कम होता जाएगा। वाटर सॉल्वेंट है ना, सोल्यूट ज़्यादा हो रहा है तो सॉल्वेंट कम हो रहा है। जैसे जैसे सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो वाटर पोटेंशियल ड्रॉप्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो नेबरिंग सेल्स होंगे, एक ही सेल तो नहीं प्रेजेंट ना वहाँ पे, लीव्स के अंदर एक ही सेल तो नहीं प्रेजेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, 1000 सेल्स आर प्रेजेंट इवन इन अ सिंगल लीफ। तो वो जो नेबरिंग सेल्स होंगे दे अलाउ देयर गार्ड सेल्स टू बिकम टर्जिड और स्वोलन, कि वो अपने गार्ड सेल्स को, क्योंकि वो फिल्ड हैं पोटाशियम आयंस के साथ, तो वो उसको अलाउ कर देंगे और वो पूरी तरह से फुल होके टर्जिड हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएंगे, पोटाशियम आयंस वहाँ से रिलीज़ होंगे और स्टोमेटा जो है वो ओपन रहेंगे इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, के स्टोमेटा क्लोज कब होंगे। बिल्कुल ऑपोजिट कर दें उस फिनोमेना को जो हमने ओपनिंग में पढ़ा था कि उसमें पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ कर जाएगा। बट इन केस ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाटर जो है वो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है, सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है, पोटाशियम आयंस जो हैं वो सेल से बाहर आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बहुत कम है। अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे, पोटाशियम आयंस सेल के अंदर से रिलीज़ होते जाएंगे, तो सेल के अंदर जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए सेल के अंदर सोल्यूट पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और पोटाशियम आयंस की मूवमेंट आउटसाइड द सेल स्टॉप हो जाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइट की एब्सेंस में भी फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ना लो हो जाता है, लेकिन स्टोमेटा जो है वो उसमें क्लोज हो जाते हैं। अब ये डायग्राम आपको शो कर रही है कि किस तरह से पोटाशियम आयंस जो हैं वो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक्चुअली कर्सर को फॉलो कर रहे हैं अगर आप, ये एक्चुअली है गार्ड सेल। ये सेंटर में वैक्यूल है, वैक्यूल इज़ एन ऑर्गेनेली विच इज़ यूज टू स्टोर वाटर इन प्लांट सेल्स, और ये प्लांट सेल का ऑलमोस्ट थर्ड हिस्सा जो होता है वो वैक्यूल ने कवर किया हुआ होता है। यहाँ पे स्टार्च ब्रेक डाउन हो रही है पीईपी में, पीईपी इज़ फास्फोइनोल पायरोवेट। स्टार्च ब्रेक डाउन होगी फास्फोइनोल पायरोवेट में, फास्फोइनोल पायरोवेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, प्रोटॉन्स रिलीज होंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू मैलेट। ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये मैलेट में कन्वर्ट होगा देन इट अलाउज टू गेट वाटर इनसाइड। पोटाशियम आयंस तो मेजर कंपोनेंट है ना जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। माइनर कंपोनेंट्स जो हैं उसमें क्लोरीन आ जाता है, मैलेट आ जाता है। सो पोटाशियम आयंस गेट इन, पोटाशियम आयन वैक्यूल के इनसाइड आ गया है, वाटर इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन वैक्यूल। अगर सेल से बाहर की तरफ की मूवमेंट को हम स्टडी करें तो क्लोरीन आयंस आर कमिंग इनसाइड, पोटाशियम आयंस आर कमिंग इनसाइड। एज अ रिजल्ट this ATP molecule is broken down, protons are released which are released in the form of energy and they are released from cell to outside the environment। इस सेल से बाहर के environment में प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटा रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं कि अगर इन फैक्टर में से कोई भी फैक्टर जो है वो कम या ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग इफ़ेक्ट करेगी उससे। फर्स्ट फैक्टर इज़ लाइट, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ये चारों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये वेरी करते हैं वन टू अदर। एक फैक्टर जो है वो समटाइम्स इंक्रीज़ करेगा और दूसरा जो है वो डिक्रीज़ करेगा, तो स्टोमेटा ओपन होंगे। सो फर्स्ट इज़ लाइट। स्टोमेटा का एक्चुअली लाइट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। स्टोमेटा जब लाइट मैक्सिमम होती है, डे लाइट होती है, तब स्टोमेटा ओपन होते हैं। ऑब्वियसली ड्यूरिंग डे लाइट दे हैव टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड फॉर फोटोसिंथेसिस दे रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने के लिए स्टोमेटा को ओपन होना होगा। स्टोमेटा ओपन होंगे, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस।
लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनके अंदर लाइट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। स्पीशी टू स्पीशी लाइट का जो रिएक्शन है वो वेरी भी करता है। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बहुत लो इंटेंसिटीज़ के अंदर स्टोमेटा को ओपन करती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको मैक्सिमम चाहिए होती है, डे लाइट चाहिए होती है, और फ्यू स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि स्टोमेटा ओपन ही नाइट में करती हैं। Tobacco is an example of those species which required a very low light intensities to open their stomata। जब बहुत कम लाइट इंटेंसिटीज़ होती हैं टोबैको प्लांट के जो स्टोमेटा हैं वो तब ओपन होते हैं। कैम प्लांट्स हैं, कैम प्लांट्स ओपन ही अपने स्टोमेटा को तब करते हैं जब नाइट होती है। कैम प्लांट्स के अंदर सारे वो प्लांट्स आ जाते हैं जिसमें कैक्टस है, एलोवेरा है, वो प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में या डेजर्ट कंडीशंस में होते हैं उनको हम कैम प्लांट्स बोलते हैं। और उनके अंदर एक स्पेशल एसिड होता है जो कि जिसका मेटाबॉलिज्म होता है और फिर उन प्लांट्स के सारे फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। सो कैम प्लांट्स आर दोज विच एक्चुअली प्रेजेंट इन ड्राई एंड डेजर्ट कंडीशंस। उनके स्टोमेटा ओपन ही नाइट में होते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डे टाइम में डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अगर प्लांट्स अपने स्टोमेटा को ओपन कर देंगे तो उनका सारा वाटर स्टोमेटा के ज़रिए रिलीज़ हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, एनवायरनमेंट में चला जाएगा। एज अ रिजल्ट प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। तो प्लांट्स अपने वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए अपने स्टोमेटा को डे टाइम में क्लोज रखते हैं और सिर्फ नाइट में ओपन करते हैं, ओनली कैम प्लांट्स। नेक्स्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी इंक्रीज़ होता है। रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इंक्रीज़ होगा, मोर स्टोमेटा ओपन होंगे, मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो स्टोमेटा जो है वो प्लांट्स जो हैं वो अपनी रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को कंट्रोल करने के लिए और अपनी प्लांट की इनर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाटर को प्रिजर्व करने के लिए एक ख़ास टाइम तक ट्रांसपरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपरेशन के लिए स्टोमेटा को ओपन रखते हैं। जब रेट ऑफ ट्रांसपरेशन एक नॉर्मल रेंज से ऊपर जाने लगता है तो वो अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर देते हैं और रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इवन 0 डिग्री सेल्सियस पर भी अपने स्टोमेटा को क्लोज्ड रखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वो अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं करते, जिसकी एग्जांपल है टी प्लांट, कैमेलिया। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि 30 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर अबव होता है तो वो अपनी स्टोमेटा जो है उसकी ओपनिंग को कम करना शुरू कर देती हैं। यानी जैसे ही 30 से टेम्परेचर अबव होना शुरू होता है जो स्टोमेटल ओपनिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है। थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू प्लांट्स। ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू प्लांट एक्चुअली रिलेट्स विद रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। जितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल होगा रेट ऑफ ट्रांसपरेशन उतना ज़्यादा होगा। जितना कम होगा वाटर अवेलेबल होगा ट्रांसपरेशन रेट जो है वो उतना ही स्ट्रेस के अंदर होगा। स्ट्रेस के अंदर मतलब इसलिए होगा क्योंकि ट्रांसपरेशन में क्या है, वाटर इज़ पुलिंग अपवर्ड। ट्रांसपरेशन में वाटर तो पुल हो रहा है फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और वहाँ से वो रिलीज़ हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। व्हेन देयर इज़ लेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, प्लांट्स को ही लेस अमाउंट में वाटर मिल रहा है, सॉइल के अंदर भी वाटर की कंसनट्रेशन कम है, अवेलेबिलिटी कम है, तो ट्रांसपरेशन रेट जो है वो कम होगा। इन दैट सिचुएशन प्लांट जो है वो वाटर स्ट्रेस फेस करेगा, यानी उसको वाटर की उस वक्त कमी होगी। मीज़ोफाइट्स जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वैसी कंडीशन के अंदर अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं ताकि वो अपने प्लांट के जो इनर वाटर है उसको प्रिजर्व कर सकें। अब स्टोमेटा जो है वो दोबारा ओपन कब होते हैं, वो दोबारा ओपन तब होते हैं जब उनका जो वाटर पोटेंशियल है वो रीस्टोर हो जाता है। वाटर पोटेंशियल उनका दोबारा से आ जाता है। वाटर पोटेंशियल क्या था, कम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल। तो उसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो जैसे ही अपनी ओरिजिनल कंडीशन को अटेन कर लेता है, अपने ग्रेडियंट को अटेन कर लेता है, तो वो स्टोमेटा को दोबारा से ओपन कर देता है। लेकिन जब तक वह प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में रहता है वो स्टोमेटा ओपन नहीं करता। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो कुछ हार्मोन्स को यूज़ करते हैं।
अब वो हार्मोन्स को यूज़ करते हुए अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। ऑब्वियसली स्टोमेटा के गिर्द गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के गिर्द सब्सिडरी सेल्स हैं। ये दोनों सेल्स, सब्सिडरी सेल्स और गार्ड सेल्स, मिलकर स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उस ओपनिंग या क्लोजिंग के लिए उनको हेल्प कहाँ से मिल रही है, उनको ट्रिगर कहाँ से मिल रही है, उनको मैसेज कहाँ से आ रहा है? सो देयर इज़ एन एसिड, एब्सिसिक एसिड। जब ये अकामुलेट हो जाता है बहुत ज़्यादा प्लांट के अंदर, तो फिर ये स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग कंडीशन के लिए एक्शन लेता है। सो इट इज़ अ फाइटोहार्मोन, एब्सिसिक एसिड इज़ अ फाइटोहार्मोन, और इसका जो एब्रीविएशन है दैट इज़ ABA। ये एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है प्लांट्स के स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। जब तक ये फाइटोहार्मोन मैसेज नहीं भेजेगा, स्टोमेटा ओपन या क्लोज नहीं होंगे। फाइटोहार्मोन इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर होने वाले फिजियोलॉजिकल एक्शंस को ये एक्चुअली कंट्रोल करता है। लास्ट वन इज़ कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली जब प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे, बिकॉज दे रिक्वायर्ड मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और जब प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर प्लांट की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन मैक्सिमम है, तो उनको आउटसाइड द एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड नहीं है। इन दैट सिचुएशन दे रिमेन क्लोज्ड देयर स्टोमेटा। तो प्लांट्स को जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी वो अपने स्टोमेटा को ओपन करेंगे, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे और उसको यूटिलाइज कर देंगे फॉर फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर द फैक्टर्स विच एक्चुअली टेक पार्ट इन स्टोमेटल रेगुलेशन के स्टोमेटा को की ओपनिंग या क्लोजिंग को ये फैक्टर्स किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वाटर रिलेशंस वो कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर हमने उसके 6 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं कि किस तरह से वो डिफरेंट रिलेशंस प्लांट के सेल्स के साथ किस तरह से रिलेट करता है और किस तरह से उसको एक इंटरलिंक्ड है। प्लांट के अंदर होने वाले सारे फंक्शंस जो हैं वो दूसरे के साथ किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं। सेकेंडली, वाटर इज़ मोर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट, बिकॉज प्लांट के अंदर होने वाले तमाम फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं उनके अंदर वाटर रिक्वायर्ड है, वाटर इसेंशियल कंपोनेंट है। वाटर के बगैर उसके कोई भी फंक्शंस परफॉर्म ही नहीं होते। सो दिस टॉपिक इज़ क्लोज्ड। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।